नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल ईविल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट का मैथमेटिक्स। तो आज उपस्थित है आपके साथ दूसरी क्लास लेकर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पेपर फर्स्ट और सेकंड में आने वाले जो नंबर्स की बात है, नंबर या नंबर सिस्टम की बात है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें से हमने पीछे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सीख लिया। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को हमने पढ़ रखा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि सभी को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और आंकिक मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके जितने भी सवाल बनते हैं, जिस भी टाइप के सवाल बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, वो सब आपसे मैनेज हो जाएंगे, डील हो जाएंगे। उम्मीद यही रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आने की, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने की संभावना होती वहां से, तो आप लोग से उम्मीद यही है कि सारे लोग उस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से जो हमने पीछे पढ़ा रखा है पहले लेक्चर में, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, सॉल्व सारा कराएंगे। ठीक है? तो आज हम एक दो टॉपिक और डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमरेशन सिस्टम। क्या? न्यूमरेशन सिस्टम। आज का टॉपिक हमारा न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक या संख्यांकन प्रणाली जिसको बोलते हैं। क्या? संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली से हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार नहीं पूछे गए हैं। तो आपके एक नंबर आने की संभावनाएं बनती हैं और नहीं भी बनती हैं। दोनों कंडीशंस हैं, आपकी बन भी सकती है, आ भी सकते हैं क्वेश्चन, नहीं भी आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है न्यूमरेशन सिस्टम में। न्यूमरेशन सिस्टम का एक नंबर का क्वेश्चन आता है और नहीं, लेकिन अगर आता है तो जो पढ़े हुए हैं वही इसको सही कर पाते हैं, जो समझे हुए हैं वही सही कर पाते हैं, अन्यथा गलत करके चले जाते हैं। जबकि इसमें कुछ है नहीं, जबकि इसमें कुछ है नहीं। तो हमको बेसिकली दो पढ़ने हैं। इसका पहला होता है हिंदू अरबिक, हिंदू अरबिक सिस्टम। क्या? हिंदू अरबिक सिस्टम। और इसका दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। यही दो से हमारे जो सवाल सीटेट के आने हैं, इन्हीं दो नंबर न्यूमरेशन सिस्टम से आएंगे। इसके अलावा और किसी न्यूमरेशन सिस्टम से आज तक सवाल नहीं आए हैं। तो हमको यही इसी दो न्यूमरेशन सिस्टम को पढ़ना। इसमें से ज्यादा से ज्यादा आप जानते हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे सब कुछ दोनों जानते होंगे, कुछ लोग होंगे हिंदू अरबिक जानते हो। आप देखो नाम से, जो नाम की बात करें, हिंदू अरबिक सिस्टम, अब अभी पूछे भाई हिंदू अरबिक सिस्टम जानते हो, आप बोलो कि कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर जानते हैं, कुछ लोग बोलेंगे ना सर। जबकि जानते सभी लोग, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा हमारे हिसाब से, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग क्लास ले रहे हैं, जितने लोग सीटेट का एग्जाम देने के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी से ऐसी उम्मीद नहीं रखूंगा कि उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। हाँ, ये मान सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि हिंदू अरबिक सिस्टम नाम से आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हूबहू अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से परिचित हो। अगर हम बात करें हिंदू अरबिक सिस्टम की, तो हम इसको यहीं पे ऐसे लिख देते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम जानते हैं क्या होता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000। चलो हम यहाँ से पावर लिखना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000। इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8। कुछ ऐसा लिख दें? कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझो, हिंदी वाले इसको क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
यही पढ़ते हैं ना, और कुछ पढ़ा जाता है? यही पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी को पढ़ते हैं। इसी को हम हिंदू अरबिक सिस्टम बोलते हैं। क्या समझ में आया? इसी को हम हिंदू अरबिक सिस्टम बोलते हैं, मतलब न्यूमरेशन सिस्टम का एक हिस्सा है हिंदू अरबिक सिस्टम, जिसको हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा, माने हम इसी का यूज करते हैं अपने बाजार के, दिल्ली के अपने रुपए पैसे को जोड़ने का जो क्रम है हमारा, किसमें है? हिंदू अरबिक सिस्टम में ही। क्लियर है? दूसरा हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, तो नंबर वही है, 1, 10, 100, अब यहाँ पे हमने लिखा 1000, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 10 की घात 7, 8 कहाँ से इन्वॉल्व करते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको हम बता दें कि जैसे ये 10 है ना, 10 की घात 1 लिख सकते हैं, मतलब जितने 1 के बाद जितने शून्य होंगे, 10 की घात उतना लगा दोगे तो वही मेंटेन रहेगा। जिनको नहीं समझ में आता, जैसे थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉर्नर पे किनारे पे कर दे रहे हैं, अगर हमने लिखा 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब 1 के बाद 2 शून्य, और वैसे बेसिकली 10 की घात 2 का मतलब भी होता है 10 का 2 बार आपस में ही गुणा, मतलब 10 दहाइयाँ 100 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बातें? 10 दहिया कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना? क्लियर हो रही बातें? अब ध्यान दो, अब इसको कैसे हम काउंट करते हैं? इसको काउंट करते हैं, इसको इंग्लिश में कर देते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हैं इसको। इस वाले का इस पे आते हैं, इसको पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, ध्यान से समझिएगा, 10,000, यहां तक तो देखो दोनों सेम सेम है। 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब क्या यहाँ पे समझ में आए? अंतर क्या समझ में आ रहा है? हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल अरबिक सिस्टम जो है, आपके 10,000 तक सेम सेम चलता है, समान चलता है। इसके बाद ये बदल जाता है 100,000 में। इसमें बदल जाता है 100,000 में बदल जाता है। उसके बाद आता है मिलियन। क्या आता है? मिलियन। उसके बाद फिर क्या आएगा? 10 मिलियन। क्या आएगा? 10 मिलियन। उसके बाद क्या आएगा? 100 मिलियन। समझ में आ रही बातें? 100 मिलियन। इसके बाद फिर क्या आएगा? बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद फिर क्या आएगा? ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। बातें समझ में आ रही ना? तो ये दो हमारे न्यूमरेशन सिस्टम है। कौन कौन से? हिंदू अरबिक सिस्टम, दूसरा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से पढ़ते हैं। और इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सवाल की बात करें, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें, तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन देखो इसके बहुत टफ नहीं होते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं। आगे अभी आपसे यहाँ पे बोल दिया थोड़ा सा इसको आप लोगों ने नोट कर लिया? क्लियर है ये? चलो हम थोड़ा सा रीच करते हैं या यही नीचे लिखते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसके क्वेश्चन आते कैसे, इसको भी समझ लो। ज्यादा क्वेश्चन इसके आते नहीं है, रेयर क्वेश्चन एक आध दो आ जाते तो आ जाते, नहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। बट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो बीच बीच में कभी कभी आया हुआ तो वो हमारे छूटने नहीं चाहिए, कि हमारा क्वेश्चन छूट जाए, हमारा नुकसान हो जाएगा 8 नंबर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप छोड़ के नहीं आओगे। ध्यान दो क्वेश्चन इसका आता कैसे है। लिख देगा कि 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख को मतलब 10 लाख को किसमें लिखो? राइट 10 लाख इन, या हम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं भाई 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या? 10 लाख मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, या सीधा लिख देते हैं 10 लाख। 10 लाख को
इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो। अब 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं? कुल मिला के कहने का मतलब है 10 की घात 6 को हम हिंदू अरबिक में क्या बोलते हैं? 10 लाख, 10 लाख बोलते हैं। और इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे? 10 की घात 6 मतलब मिलियन। इसी को क्या बोला जाता है? 1 मिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? 1 मिलियन। मतलब कुछ इसी तरह से आपके छोटे मोटे क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने हैं इसके जो भी क्वेश्चन आपको आने हैं ये दोनों क्रम आपके याद है, या आपसे बोल दिया जाएगा कि 1 ट्रिलियन बराबर, 1 ट्रिलियन बराबर क्या होगा भाई? निकालो। 1 ट्रिलियन बराबर क्या निकल के आएगा? एक सवाल ये भी है, 1 ट्रिलियन बराबर क्या होगा? 10 की घात 12, यही तो होगा ना। अब देखो मिलियन, मिलियन के बाद क्या? 9 पे आपका होगा बिलियन, 10 पे आपका क्या होगा? 10 बिलियन, 11 पे आपका क्या होगा? 100 बिलियन, और 12 पे आपका कितना हो जाएगा? ट्रिलियन हो जाएगा। 12 पे कितना हो जाएगा? ट्रिलियन हो जाएगा। तो मतलब 1 ट्रिलियन बराबर कितना हो गया? 10 की घात आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो हमने पढ़ा बताया आपको, इससे दो टॉपिक हमारे कवर होते हैं। दो टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। सीटेट के पेपर फर्स्ट में भी कभी आया है, सीटेट के पेपर सेकंड में, मतलब मैथ का जो पोर्शन है, मैथ का जो आपका मेन कंटेंट पार्ट है, उसमें इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है बातें? तो हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, दो सिस्टम हमको पढ़ने हैं। इतनी चीजें क्लियर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। इरेज करें। चलो भाई इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है, 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है। वैसे 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज अकेले उसका नहीं है, बट अगर हमको इस पोर्शन की जानकारी हो जाती है अच्छे से, तो वहां से हमारे 5-6 नंबर के वेटेज हो। क्लासिफिकेशन क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ? वर्गीकरण। मतलब जो नंबर्स हैं हमारे, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, किसको कौन सा नंबर बोलते हैं, कौन से किस नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से नंबर रखे गए हैं ना। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इस बेसिस पे देंगे। जब तक आपको पूरा वर्गीकरण नंबर का नहीं पता होगा, पूरे की पूरी नंबर स्ट्रक्चर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा, तब तक आप बहुत छोटे माइंड, बहुत टफ। आप सोचो 1 से लेके 5 तक का सीटेट आपको देना है, 6 से लेके 8 तक का सीटेट देना है, तो आप उम्मीद करो कितना टफ पूछा जा सकता है ना। फिर भी आप लोग का पास रेशियो कितना है? 16% है, 17% है ना। तो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं बहुत छोटी जानकारी को मिस कर रहे हैं। बड़ी जानकारी को तो इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े जो सेक्शन है उनको इकट्ठा कर ले, बड़ी बड़ी जानकारी रख लिया, लेकिन बहुत छोटी सी जानकारी को मिस कर दे रहे हैं। अब छोटी सी जानकारी मिस करने की वजह से एक दो नंबर, एक एक नंबर जुड़ते जुड़ते आपके काफी नंबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बेकार हो जाते, छूट जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन से आपके एक दो नंबर यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, और नहीं भी मिलते हैं। इस ये आपके पूरे के पूरे आगे के मैथमेटिक्स में काफी हेल्प करने वाला है। फिर भी हमारी हमारी उम्मीद है, और हम आपको पेपर में कराएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर में कराएंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से आए हुए हैं ना। चलिए, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो हमको पढ़ना है, नेचुरल नंबर पढ़ना है। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान से समझिए, इसका नाम ही नेचुरल रखा गया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम ही नेचुरल है। मतलब सिंपल सी बात है, नेचुरल किसको बोलते हो आप? नेचुरल किसको बोलते हो? जो नेचर के द्वारा दिया गया हो, जो नेचर से मिला हो। अब नेचर में क्या चीजें कहाँ से आई, हम आपको पता है। हम साइंटिफिक बहुत सारे रीजन लगाते हैं कि ये हुआ। बहुत सी चीजें प्रचलित हैं, मुर्गी पहले आया, अंडा पहले आया, है ना। ये भी सवाल बनता है
दैट मीन्स नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट हैं, जो एग्जिस्ट कर रही मतलब अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि ये चीजें यहीं से आई हैं। अब मानव कहाँ से आया, पेड़ पौधे कहाँ से आए, छोटे जलीय जीव कहाँ से आए, हम लोग बहुत सारे क्रम साइंस में निकालते हैं, बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप कर सकते हो हाँ ना दोनों कंडीशन है कि नहीं। अभी हम साइंस भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको डिस्क्राइब करेंगे कि साइंस की क्या चीजें हैं, कैसे जुड़ी हैं हर चीजें। तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब जो नेचर के द्वारा दिया गया है, दैट मीन्स आपके जो रिसर्चर्स थे, जो रिसर्च हुआ मैथमेटिक्स का, उसमें रिसर्च में आपको बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं मिले थे, बहुत सारे डिजिट्स नहीं मिले थे। तो कहाँ से मिला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारी ओरिजिनल नेचुरल नंबर है। मतलब जो हमको नेचर से मिले हुए नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नेचुरल नंबर। बट इनको स्टार्टिंग में तो हमारे पास यही थे, बट इनको हम कहाँ तक ले जाते हैं, इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं, इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। क्लियर। दूसरा नंबर हमको पढ़ना है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर ध्यान दो क्या होता है। होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर तब बना, जैसे कि हम लोग में मैथमेटिक्स में क्या माना जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, तो वहीं से मान लेते हैं हम, आर्यभट्ट के शून्य की खोज करने के बाद एक नया नंबर बनता है होल नंबर, जिसमें जो नेचुरल नंबर में क्या किया, जीरो को इन्वॉल्व कर दिया, बाकी सारा का सारा वही रह गया, अनंत तक चला गया। ये पूरा का पूरा क्या है, होल नंबर है। क्लियर है। होल नंबर जो है, होल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। होल नंबर को किस में बांटा गया, दो पार्ट में। इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, इसको हम बोलते हैं सम संख्या। और दूसरा हमारा था ऑड नंबर, कौन सा, ऑड नंबर था, जिसको हम बोलते हैं कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या और सम, ठीक है। तो होल नंबर था, होल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सम संख्या और विषम संख्या, दो भाग में बांटा गया। तो सम संख्या क्या होती है, अगला पॉइंट हमारा बनता है कि भाई सम संख्या है क्या। सम संख्या क्या है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णता क्या विभाजित हो जाती है, दो से पूर्णता क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि आपका हो गया दो, हो गया शून्य भी होगा, 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्याएं जो इस तरह से संख्याएं हैं, ये सब क्या हो जाती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अगला हमारा क्या है, विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। मतलब कौन कौन, एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात, 9, 11, 13, इस तरह से 16। तो क्या आपको समझ में आई बातें कि हमारे पास क्लासिफिकेशन में पहला नंबर कौन सा था, नेचुरल नंबर था, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 9 तक बेसिकली होती, बाकी हम इसको अनंत तक बोलते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट हमारा था, आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज किया तो जीरो को इन्वॉल्व करके एक नया नंबर बना दिया गया, होल नंबर। होल नंबर को दो भागों में विभक्त किया गया, कौन कौन सा, इवन नंबर और ऑड नंबर। कौन कौन सा, इवन नंबर और ऑड नंबर, दो भागों में इसको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो इवन नंबर मतलब सम संख्या और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित है, वो कौन सी संख्याएं हो जाती हैं, सम संख्याएं हो जाती हैं। विषम संख्या कौन सी, जो दो से नहीं विभाजित होती है। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, तीसरे स्थान पे तीसरा नंबर हमारा आता है इंटीजर नंबर। कौन सा, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर
मतलब पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं माइनस अनंत से शुरू होती हैं, या ऐसे मान लो जीरो से दाहिनी तरफ सब 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक चली जाती हैं, और -1 -2 -3 समान यहां तक माइनस अनंत तक जाती है। क्या समझ में आया कि इंटीजर संख्याएं मतलब पूर्णांक संख्या जो होती है वो शून्य से धनात्मक अनंत तक और इधर ऋणात्मक अनंत तक होती है। कुल मिलाकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जितने नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब पूर्णांक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया था। पहला था धनात्मक पूर्णांक। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में आने वाला कौन कौन है? 1 2 3 समान कहां तक? अनंत तक। समान कहां तक? अनंत तक। और दूसरा हिस्सा इसका क्या था? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक था। ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक की अगर हम बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन थे? -1 -2 -3 समान कहां तक? इन्फिनिटी तक। बातें क्लियर समझ में आ रही है? अभी हम इसमें से कुछ क्वेश्चन बेसिस नहीं बता रहे, सिर्फ आपको इतना बताते चल रहे हैं कि नंबर्स होते क्या हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया और उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। अभी हम इसके सवाल को भी डिस्कस करेंगे कि इसके सवाल बनते कैसे हैं, इसके सवाल पूछे कैसे गए, बनाए कैसे गए हैं। क्लियर है? चलो, तो इंटीजर नंबर समझ में आया। इंटीजर नंबर हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साथ में जीरो को इन्वॉल्व करके रखा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 और अनंत तक, ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 और अनंत तक। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सर आपने जीरो के बारे में कोई बात ही नहीं किया। सर आपने यहाँ पे जीरो के बारे में कोई बात ही नहीं किया। जीरो क्या है? ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, क्या है? कुछ कोई डिस्कस ही नहीं किया गया। आपको बताएं, जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। शून्य शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक और ना ही ऋणात्मक। मतलब जो आपका ये शून्य है, जो एक संख्या आपके पास, एक अंक आपके पास बचता है शून्य, यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो मतलब समझ में आई बातें। इंटीजर नंबर कौन है? पूर्णांक संख्या। दो भागों में बांटा गया, धनात्मक ऋणात्मक। इसमें एक संख्या शून्य है, एक अंक शून्य है, जो कि ना तो धनात्मक की श्रेणी में आता है ना ही ऋणात्मक की श्रेणी में आता है। क्लियर है? बातें समझ में आई? वैसे धनात्मक को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, इसी दो पॉइंट से हम एक नया पॉइंट क्रिएट करते हैं जो कि आपके सवाल में पूछा जा सकता है ना, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हम इसको इरेज करें थोड़ा, चलिए मिटाते हैं। देखना, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखते हैं, आप उसको समझ के बताइएगा कि क्या चीजें कैसी हैं। थोड़ा सा हम इंग्लिश का यूज करेंगे। पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। यहां पे हमने लिखा नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर। नंबर्स लिख देते हैं, नंबर्स। और फिर हमने यहाँ पे लिखा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स। और यहाँ पे लिख देते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स। नॉन पॉजिटिव नंबर्स। हमने क्या लिखा? नेगेटिव नंबर लिखा, नॉन पॉजिटिव नंबर लिखा। अब सवाल आपसे है, बताना आप लोगों को है, थोड़ा सोचो इसके बारे में
सवाल जो बनेंगे कुछ ऐसे ही घुमा के बनाया जाएगा। ध्यान से समझो, पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्याएं, नॉन निगेटिव संख्या, नॉन निगेटिव नंबर्स मतलब ऐसी संख्या जो निगेटिव नहीं है। अभी हमने क्या बताया, इंटीजर के अंदर में, या चलो हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिख देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ना। पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर नंबर्स, यहां पर भी हम लिख देते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर, यहां पे लिख देते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। जिसे इंटीजर में हमने बताया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके सो अन जीरो, फिर से सो अन कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं। ठीक है, इसके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा क्या हुआ, एक दो तीन चार सो अन, इसको हम बोले धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर बोल दिया गया। माइनस वन माइनस टू सो अन यहां तक, इसको क्या, निगेटिव नंबर बोल दिया। ऐसा हमने क्लासिफिकेशन अभी पीछे बताया आपको, है ना। अब बात यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स के अंडर में कौन कौन है। अभी सोचने वाली बात है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर सिंपल सा दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन, एक दो तीन चार समान कहां तक, अनंत तक हो गए, है ना। ये चीजें तो होंगी, क्लियर है, डन। अब बात आती है नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। आप बोलोगे सर नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही तो हुआ, जो नेगेटिव नहीं है, मतलब यहाँ पे सीधा बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है ना। यही इतनी तो बातें हैं, जो ऋणात्मक नहीं है उस नंबर को लिखना है कि नहीं। तो बोलोगे सर इसमें भी तो वन टू थ्री फोर सो ऑन इनफाइनाइट तक आ जाएगा, आपके हिसाब से तो यही हो रहा है, क्लियर। अगली बात करते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर की बात कर, सॉरी निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ऑन कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है उसको लिखना है। तो फिर से आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ऑन माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, बट नहीं। यही यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं आपका कि नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, जैसे ध्यान से समझो पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर दोनों में आने वाले नंबर बराबर और सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस, अगर कुछ अंतर न होता तो इनके अलग अलग नाम का है ना। ध्यान से समझो, नॉन निगेटिव, ये जो वर्ड लिखा गया नॉन निगेटिव ना, यही आपको सब कुछ इन्फॉर्म कर दे रहा है। अभी हमने पीछे नीचे एक लाइन लिखा था, शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, मतलब अगर हम नॉन निगेटिव की बात करें तो शून्य इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पे नॉन पॉजिटिव की बात करें जो धनात्मक ही नहीं है, उसमें शून्य आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। एकदम क्लियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में वन से लेके इन्फिनिटी तक नंबर आएंगे, बट नॉन निगेटिव इंटीजर में जीरो से लेके इन्फिनिटी तक नंबर आएंगे। निगेटिव इंटीजर में माइनस वन से माइनस टू माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर आएंगे, बट नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर में जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर आएंगे। बात इतनी समझ में आ गई, क्लियर है। अब यहीं से हमारे सवाल पूछ लिए जाते हैं ना, आपको लिख देगा नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर इज ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज, तो आप नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या समझ जाओगे, पॉजिटिव इंटीजर। वहां पे पहला ऑप्शन इसको बना देगा, दूसरा ऑप्शन इसको, तीसरा ऑप्शन इसको, चौथा ऑप्शन, आपके पास चारों ऑप्शन भी है, इन्हीं चारों से आपके चार क्वेश्चन बनेंगे और चार ऑप्शन आपको रख दिया जाएगा। तो आपका एक सवाल बन गया। तो सीटेट के फॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आपके आएंगे, बहुत
टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, बस थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, जो आपको सीख के रखना है, जान के रखना है, याद करके बार बार रखना है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। नोट कर लिया आप लोगों ने? समझ लिया इसको? चलो भाई, ये तो हुआ इंटीजर का काम। अब इंटीजर के बाद अगर हमारे पास कोई नंबर आता है, वह नंबर होता है अगला आपका चौथा रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। अब ध्यान से समझो, रेशनल नंबर जो होता है इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब ध्यान से समझिएगा इसको। जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखता है। रेशनल नंबर से काफी सवाल पूछे जाते हैं। रेशनल नंबर से ही आपके भिन्न रिलेटेड है। रेशनल नंबर से बहुत सारे सवाल आपके रिलेट होते हैं। रेशनल नंबर के, और रेशनल नंबर पे डायरेक्टली रेशनल और इरेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या पे डायरेक्टली सवाल पूछे गए कई बार। कई सवाल तो ऐसे पूछे गए जो डायरेक्टली आपसे पूछ लिए गए एग्जाम में, ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हमको दो नंबर लगातार पढ़ने हैं, चौथा और पांचवा, इरेशनल इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इसको हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के नाम से इसको पढ़ते हैं। क्लियर? तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दो संख्याएं हैं। इस पे काफी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, काफी सवाल इस पे आए। इस पे तरह तरह के इन दोनों टॉपिक पे सवाल हैं। इस पे दो से तीन नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको पेपर फर्स्ट वाले को तो मिल ही जाने हैं। पेपर सेकंड वाले में थोड़ी सी गुंजाइश है, क्योंकि उनके पोर्शन थोड़े से लंबे हैं, ज्यादा है, तो उनमें क्वेश्चन और भी जगह से उठा लिए जाते हैं। बट पेपर फर्स्ट वालों के लिए यहाँ से आपके 1-2 नंबर तो फिक्स है आपके मिलने मिलने। तो अभी हम यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे उसके क्वेश्चन का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, सीख लेते हैं। क्लियर? बात करते हैं परिमेय संख्या। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है पी और क्यू के फॉर्म में लिखी होती है, जहां पे एक शर्त होती है क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये किसके फॉर्मेट में होती है? पी अपान मतलब अंश और, इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अब देखो, अंश और हर, जरूरी नहीं है कि अंश और हर में हमेशा कोई नंबर हो। तो पी और क्यू अंश और हर के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे पी और क्यू क्या है? पी और क्यू एक आपके इंटीजर नंबर है। कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर्स, जहां पे पी और क्यू आपके क्या है? एक इंटीजर नंबर। पी एंड क्यू ऐसे लिखते हैं, बिलोंग टू इंटीजर नंबर्स। मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर कौन होते हैं? जो पी एंड क्यू के फॉर्म में रखे हो, क्यू डज नॉट टू इक्वल टू हो, पी और क्यू इसके जो है इंटीजर नंबर। लेकिन बस यही इतना कह देना आपके परिमेय संख्या का प्रमाण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या के लिए भी सेम प्रोसेस है कि पी अपान क्यू का फॉर्मेट होना चाहिए, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और पी कॉमा क्यू बिलोंग टू क्या होना चाहिए? इंटीजर आई होना चाहिए। इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है संख्या। ठीक है? समझ में आ रही बात है? अब यहाँ पे विवाद बनता है, रेशनल नंबर भी के लिए भी यही कहा जा रहा है, इरेशनल नंबर के लिए भी यही कहा जा रहा है, मतलब परिमेय संख्या के लिए भी यही कह रहे हैं, अपरिमेय संख्या के लिए कह रहे हैं। अब इसके आगे जो बात होती है कि और कुछ प्रमाण होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी संख्या परिमेय बनेगी, कौन सी संख्या परिमेय नहीं बनेगी, इसके लिए बात करते हैं। अब देखो, अगर किसी संख्या को परिमेय बनना है तो सबसे पहली शर्त तो आपकी यही है, इसकी भी और इसकी भी, परिमेय की भी अपरिमेय की। तो मतलब यहां पे हम बात करते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है? जो भी संख्याएं यहाँ पे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी हो, जो भी संख्याएं यहाँ पे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी हो, पहली संख्या, पहली शर्त तो या तो वो पूर्णता
पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये सारी शर्त किस, अब यहां से देखो, इसके साथ ये कंडीशन हो जाए, इसके साथ ये कंडीशन, फिर उसके बाद आर, आर क्या हो जाए, दशमलव के साथ, दशमलव के साथ या दशमलव के बाद लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहली शर्त ये, दूसरी शर्त क्या, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पे लिखे हमने 4/2 लिखा, मतलब क्या, 2 दूनाई 4, पूर्णतः विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, पूर्णतः विभाजित हुआ, पूर्णतः विभाजित हो जाए तब भी क्या है, परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 5/2, 5/2 लिया, क्या हुआ, 2 दूना 4, लगाया दशमलव, 1 बचा, 2 पंचे 10, दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो गया। दशमलव के बाद क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित। अब दशमलव के बाद का मतलब ये नहीं कि दशमलव के तुरंत बाद ही हो जाए, जरूरी तुरंत नहीं है, दशमलव के तुरंत बाद ही विभाजित, दशमलव के बाद 4 6 10 डिजिट के बाद, मतलब अंक के बाद विभाजित हो रहा है, कुल मिला के वो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, चाहे दशमलव के बाद, चाहे दशमलव बिना दशमलव का यूज किए। ठीक है, ये तो हमने एडिशनल आपको बता दिया, दशमलव के बाद की भी संभावना मानी जाए। ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन, मान लो अगर वो दशमलव के बाद विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है, अगर दशमलव के बाद, दशमलव दशमलव के बाद विभाजित ना हो, परंतु परंतु क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, आवर्ती हो जाए, क्या हो जाए, परंतु रिपीट हो जाए, रिपीट हो जाए, संख्या क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। जैसे हमने लिखा 10/3, इसको भाग दिया, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 3 या 9, इस तरह से बढ़ता चला गया। मतलब क्या समझे, पहली शर्त P अपान Q के फॉर्म में हो, Q कभी भी 0 ना हो, P और Q इंटीजर हो, के साथ या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो परिमेय संख्या, दशमलव के बाद विभाजित हो जाए, दशमलव के बाद 1 डिजिट पे, 2 डिजिट पे, 4 डिजिट पे, 6 डिजिट पे, चाहे जहां विभाजित हो जाए तो भी परिमेय संख्या, या फिर दशमलव के बाद विभाजित ना हो परंतु रिपीट हो जाए, मतलब कोई संख्या दशमलव के बाद ऐसी हो कि वह अपनी पुनरावृत्ति कर ले, क्या करे, रिपीट कर ले, पुनरावृत्ति कर ले, बार बार रिपीट एंड रिपीट आती रहे, वह संख्या भी कौन सी श्रेणी में आती है, परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 0 3, जैसे 3 3 3 है, जरूरी नहीं है कि यह एक ही संख्या का रिपीट हो, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो, किसी ग्रुप का, किसी समूह का भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया 2.359, 359, 359, अब देखो 359, 359, 3, ये भी क्या है, एक रिपीट क्रम है, एक पुनरावृत्ति का क्रम, मतलब आपका दशमलव के बाद जब हम उसको विभाजित करने का प्रयास कर रहे हो तो विभाजित ना हो रहा हो, लेकिन क्या हो जाए, उनकी पुनरावृत्ति होती रहे, चाहे सिंगल अंक का, सिंगल डिजिट का हो जाए, चाहे किसी संख्या के समूह का हो जाए, चाहे जैसे भी हो, बट पुनरावृत्ति हो रही हो। बातें समझ में आ रही है, डर है, क्लियर है। तो ये, इसके साथ इन तीनों में से अगर कोई भी शर्त फॉलो होती है तो कौन सी संख्या है वो, परिमेय संख्या है। यहां से आपके सवाल पूछे गए, इसको इतना हम ध्यान पूर्वक, इतना आसान, आराम से, इतनी रुक के इसलिए पढ़ा रहे कि आप इसको ध्यान से समझो, क्योंकि यहां से आपके सवाल पूछे गए। ठीक, दूसरी बात आती है अपरिमेय के लिए, दूसरी बात किसके लिए आती है, अपरिमेय के लिए। अपरिमेय के लिए पहली शर्त तो यही है, दूसरी शर्त इसकी क्या है, दूसरी शर्त इसकी क्या है,
संख्या दशमलव के बाद विभाजित ना हो। क्या हो? दशमलव के बाद विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, परंतु पुनरावृत्ति भी ना हो, पुनरावृत्ति भी ना हो। कहने का मतलब क्या है? पहली शर्त तो P अपान Q के फॉर्म में हो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? दशमलव के बाद भी ये विभाजित ना हो। पहले की बात ही छोड़ दो, दशमलव के बाद भी यह पूर्ण रूपेण विभाजित ना हो। और एक कंडीशन और, विभाजित ना होने के साथ साथ अगर इसके सभी अंक अलग अलग आ रहे हैं, मतलब इस तरह से समूह में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, सिंगल सिंगल नंबर का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, जैसे कुछ इस तरह से हो जाए। पाई की वैल्यू की बात कर लेते हैं, 3 समथिंग जो लिखा जाता है, 1 4 7 जो भी है, तो यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने 2.5 4 2 1 3 7 5 2 1 5। अब देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट की पुनरावृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे या तो पूरे समूह की पुनरावृत्ति हो, या तो एक ही नंबर की वृत्ति हो, या किसी ग्रुप की हो। देखो यहाँ पे ना तो कोई ग्रुप बन रहा है जो रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट होने का मतलब बहुत देर बाद कहीं जाके आ रहा है, तो उसको रिपीट नहीं बोलते, उसको पुनरावृत्ति नहीं बोलते हैं। फिर से आना, फिर से बार बार लगातार आते जाना, लगातार आने की प्रक्रिया ना हो, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो संख्याएं, ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे कई सवाल पूछे गए हैं सीटेट में। पेपर फर्स्ट वालों के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके क्वेश्चन यहां से आने की संभावनाएं बनती हैं। पेपर सेकंड वालों के लिए थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, क्योंकि इनके पास और भी टॉपिक्स है इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें इसको, मिटा देते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास आती है अगली संख्या, रियल नंबर। कौन संख्या? जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या? अगला है रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से पहले आपको एक बात और बता देते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से हमारे पास शुरू होता है P अपान Q का क्रम। कौन सा क्रम? P अपान Q का क्रम। और यहीं से हमारे पास बात आती है दशमलव, यहीं से बात आती है हमारे पास दशमलव। परिमेय संख्या से पहले जितनी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा उसमें कहीं भी दशमलव की चर्चा नहीं की गई है, ना ही दशमलव संख्याओं को उसमें शामिल किया गया है। मतलब बट परिमेय संख्या में दशमलव संख्याओं को शामिल किया। अब यहां से एक सवाल पूछा गया था, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं, क्वेश्चन है किसी, नोट कर लो, किसी दो क्रमागत, क्रमागत पूरा हम लिख देते हैं यहां से। सवाल देखो भाई, किसी दो क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती है? इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2,
तीसरा है अनंत, अनंत, और चौथा ऑप्शन आपको हमने दिया जानकारी अपर्याप्त। ठीक, पहला सवाल आप। दूसरा सवाल आपका बनता है यहां से, किसी दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के मध्य कितनी संख्या होगी, मध्य कितनी संख्या होगी। पहला ऑप्शन हमने दे दिया एक, दूसरा ऑप्शन दे दिया शून्य, एक संख्या, शून्य मतलब कोई संख्या नहीं, सी मतलब दो, और डी का मतलब अनंत। ये दो सवाल। अभी और भी सवाल इस पे बन सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। या एक आध सवाल और लिख दें। चलो पहले दो के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे इस पे सवाल करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी संख्या होती है। बहुत साधारण सा सिंपल सा सवाल है, पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन एक है, दूसरा ऑप्शन दो है, तीसरा ऑप्शन अनंत है, चौथा जानकारी अपर्याप्त। जानकारी हमारे पास मतलब जो हमको डाटा दिया गया अपर्याप्त है, हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बात हमारे पास सवाल आता है। दूसरा सवाल क्या है, किसी दो क्रमागत संख्याओं के मध्य कितनी, किसी दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के मध्य कितनी संख्या होगी। एक, शून्य, दो और अनंत। ठीक है, तो ये दो सवाल हैं आपके। आप इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक हम आपके लिए साइंस साइंस की क्लास के लिए के अगली क्लास से उपस्थित हो जाएंगे। अगले अगले दिन से आपको साइंस और मैथ दोनों की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपके सीटेट के पोर्शन में जितना भी साइंस आना है और जितना भी मैथ आना है, उसके लिए एकदम निश्चिंत होकर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। एकदम बेहतरीन ढंग से मन लगा के पढ़िए। जिसको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसके लिए आपके पास कांटेक्ट है 9696726252 और व्हाट्सएप चैनल है इविल मैथ्स के नाम पे, इविल मैथ्स के नाम से। और यही टेलीग्राम चैनल भी है, यही टेलीग्राम चैनल भी है, यही क्या है व्हाट्सएप चैनल भी है, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। दैट मीन्स आप किसी भी जगह पे अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। और साथ में अगर आपको क्वेरी भेजने में दुविधा हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम वहां आपको अगले लेक्चर में पूरी जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ एक लेक्चर को अगर आपको समझ में आता है दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।